तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ताकतवर संस्था की जो हमारी अर्थव्यवस्था को पर्दे के पीछे से चलाती है। एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है, भारतीय रिजर्व बैंक। आज हम इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर कोई भी जितने चाहे उतने नोट छाप सके, या फिर बैंक अपनी मनमानी करने लगे, उन पर कोई लगाम ही ना हो, और चीजों के दाम वो तो बस बढ़ते ही जाएं, आसमान छूने लगें। सोचकर भी अजीब लगता है ना। बस इसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए हमें आरबीआई जैसी एक संस्था की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, इन सारे क्या होगा अगर वाले सवालों का एक ही जवाब है, आरबीआई। ये हमारी इकोनॉमी का वो अनसीन गार्डियन है, वो अदृश्य रक्षक जो हमें शायद रोज दिखता नहीं, लेकिन हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को संभाले रखता है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया की हर मॉडर्न इकोनॉमी को एक सेंट्रल बैंक चाहिए ही चाहिए। क्यों? ताकि पैसों को लेकर कोई अफरा तफरी ना मचे, इकोनॉमी में स्थिरता बनी रहे, और सबसे ज़रूरी बात, हम जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारा भरोसा बना रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई आखिर बना कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए इसकी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1934 से, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। ये वो कानून था जिसने आरबीआई की नींव रखी। इसके ठीक एक साल बाद 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हो गई। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, और आज़ादी के बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। और शुरुआत से ही इसका मिशन बिल्कुल साफ था। पहला, देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी पैसों को लेकर एक स्थिरता बनाए रखना। और दूसरा, देश की ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज बनाना। मतलब एक तरफ स्थिरता और दूसरी तरफ विकास। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ही आरबीआई का सबसे बड़ा काम है। लेकिन सवाल यह है कि आरबीआई ये इतना बड़ा काम करता कैसे है? तो इसे ऐसे समझिए कि आरबीआई के पास 3 बहुत बड़े हथियार हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों हथियारों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे ताकतवर हथियार, मनी प्रिंटर। जी हां, नोट छापने का अधिकार। 2 रुपए से लेकर सबसे बड़े नोट तक जो भी हमारी जेब में हैं, उन्हें जारी करने का काम आरबीआई का ही है। और इसी से वो ये कंट्रोल करता है कि पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा घूमेगा। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार बात है जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं और वो जो 1 रुपए का छोटा नोट आता है, वो असल में वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, आरबीआई नहीं। आरबीआई की जिम्मेदारी 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोटों की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरबीआई जब चाहे जितने मर्जी नोट छाप सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सिस्टम बना है जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके तहत नए नोट छापने के लिए आरबीआई को अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। और ये 200 करोड़ का रिजर्व आता कहां से है? तो इसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना और बाकी 85 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी होनी चाहिए। यही रिजर्व हमारी करेंसी को एक तरह की बैकिंग देता है, एक भरोसा देता है। अब आते हैं दूसरे हथियार पर। आरबीआई जो है वो सभी बैंकों का बॉस है। मतलब देश में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के बनाए नियमों पर ही चलते हैं। किसे नया बैंक खोलने का लाइसेंस मिलेगा, बैंक कैसे काम करेंगे, ये सब आरबीआई ही तय करता है। और हाँ, अगर कोई बैंक मुश्किल में है तो उसे बचाने के लिए भी आखिर में आरबीआई ही आगे आता है। और अब तीसरा और सबसे ज़रूरी हथियार, महंगाई पर कंट्रोल। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको सीधे तौर पर असर करता है, और इसे काबू में रखने के लिए आरबीआई जिस टूल का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए अब जरा इस मॉनेटरी पॉलिसी को करीब से समझते हैं। ये असल में है क्या और काम कैसे करती है। इससे आप पूरी इकोनॉमी के लिए एक रिमोट कंट्रोल की तरह समझ सकते हैं, जिससे महंगाई और लोन को कंट्रोल किया जाता है। अब ये रिमोट कंट्रोल चलाता कौन है? इसके लिए 2016 में कमिटी बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी एमपीसी। इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार की तरफ से। यही 6 लोग मिलकर सारे बड़े फैसले लेते हैं, जैसे कि ब्याज दरें बढ़ानी है या घटानी है। और इस कमिटी का टारगेट क्या है? इनका मुख्य लक्ष्य है महंगाई को 4% के आसपास रखना। हाँ, इसमें 2% ऊपर या 2% नीचे जाने की छूट है। मतलब महंगाई 2 से 6% के बीच रहनी चाहिए। इस रिमोट का सबसे जरूरी बटन है रेपो रेट। आसान भाषा में कहें
तो ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी सभी बैंकों को थोड़े समय के लिए कर्ज देता है। अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा ज्यादा हो गया है और महंगाई बढ़ रही है, तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और फिर वो आगे हमारे लिए भी होम लोन और कार लोन महंगे कर देते हैं। एक और बड़ा बटन है CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंकों के टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा होता है जो उन्हें आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना ही पड़ता है, और इस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं मिलता। तो जाहिर है, अगर आरबीआई CRR बढ़ा दे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। तो आरबीआई के इस कंट्रोल पैनल पर कई बटन हैं, जैसे रेपो रेट जो अभी 6.50% है, CRR है 4.5%। एक और जरूरी रेट है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो 18% है। इसका मतलब है कि बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा अपने पास ही रखना पड़ता है, लेकिन कैश में नहीं, बल्कि सोना या सरकारी बॉन्ड्स जैसी लिक्विड चीजों में। इन्हीं सब रेट्स को ऊपर नीचे करके आरबीआई पूरी इकोनॉमी में बैलेंस बनाता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि आरबीआई के काम कितने जरूरी हैं, लेकिन ये सब हमारी रोज की जिंदगी को कैसे असर करता है? आखिर आरबीआई हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है हमारी मेहनत की कमाई की सुरक्षा। हम जो पैसा बैंकों में रखते हैं वो सुरक्षित रहे, ये आरबीआई ही सुनिश्चित करता है। बल्कि उसकी एक संस्था DICGC हमारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट की गारंटी भी देती है। मतलब अगर कोई बैंक डूब भी जाए तो 5 लाख तक की रकम सुरक्षित है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी जेब में रखे नोट से लेकर हमारे घर के लोन की EMI तक हर छोटी बड़ी चीज पर आरबीआई के फैसलों का असर पड़ता है। वो हमारे पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड की बुनियाद है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, स्थिरता और विकास, यानी एक तरफ महंगाई को काबू में रखना और दूसरी तरफ ग्रोथ को रफ्तार देना। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। आरबीआई हर रोज इसी चुनौती से कैसे निपटता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है।